अरे देखिए बहन जी, इस बार तो मैं एक से बढ़कर एक रिश्ता लेकर आया हूँ। यह लड़का डॉक्टर है, ये इंजीनियर है और इसकी तो हाल फिलहाल में सरकारी नौकरी लगी है। तीनों का ही परिवार छोटा सा है। लड़की राज करेगी, राज। पंडित जी, लेकिन इन लड़कों को घर का काम आता है। मेरा मतलब झाड़ू पोछा खाना बनाना। ये मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। अरे बहन जी, ये सब काम तो लड़कियों के हैं और उन्हें ही सूट करते हैं। लड़के तो बस पैसा कमा कमा कर घर चलाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले दामाद को ये सारी चीज आए। अगर कल को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो तो वो उसे खाना बनाकर खिला सके, घर के 4 काम कर सके। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हो या लड़के के लिए लड़की। एक बात बताओ, तुम अपने दामाद में तो ये सारी खूबियां देख रही हो, लेकिन हमारे बेटे में भी तो ये सारी चीज नहीं है। और जब तुम इसका रिश्ता देख रही थी तब तो तुम इसके लिए एक से बढ़कर एक लड़कियां पसंद कर रही थी। अगर ऐसा दामाद चाहिए तो लड़की में भी तो इतनी सारी खूबियां हो। तो कौन सा इसने उन लड़कियों से शादी कर ली? शादी तो इसने अपनी मर्जी से ही करी है। अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई। घूम फिरकर बातें मेरी शादी पर क्यों आकर टिक जाती हैं? अब भले ही मैंने अपनी मर्जी से शादी करी हो, लेकिन निशा है तो अच्छी बहू। हाँ, बड़ी अच्छी बहू है। तभी तो अब तक इसका चाय नाश्ता नहीं आया। पंडित जी कब से बैठे हैं? अब मैं क्या ही बोलूं आपको। आप लोग बैठकर बातें करिए, तब तक मैं कॉल करके आता हूं। अर्जुन कॉल का बहाना करके सीधा अपनी माँ की नजरों से बचते हुए किचन में आ जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी निशा पकौड़ी तल रही है। निशा, तुम अभी तक पकौड़े ही तल रही हो? तुमने तो चाय भी नहीं बनाई। माँ कब से रास्ते के लिए कह रही है। अम्मा जी ने भी तो मुझे लास्ट मोमेंट में बताया कि पंडित जी आ रहे हैं। पहले बताती तो मैं तैयारी करके रख लेती। अकेले क्या क्या करूं? रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अर्जुन जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा देता है और ट्रे में नमकीन, बिस्किट, पकौड़े सब कुछ अच्छे से रख देता है। आखिर में चाय भी छान देता है, जिसे देखकर निशा, अरे वाह, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। चलिए अब आप चाय की ट्रे उठा लीजिए, मैं खाने पीने की ट्रे उठा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ही ट्रे बाहर ले जाओ और किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद करी है। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन अब जल्दी से बाहर आता है और नॉर्मल होकर वापस बैठ जाता है। तो वहीं निशा भी अब सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सुशीला भी पंडित जी को अपने ही होने वाले दामाद में खूबियों की एक लंबी सी लिस्ट माँ थमा देती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। निशा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी अचानक उसके सीधे पैर में दर्द होने लगता है। फिर से दोबारा दर्द शुरू हो गया। दवाई भी खाई थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पैर दर्द के कारण निशा अब थोड़ी देर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ सुशीला आती है और हॉल में झाड़ू पड़ा देखकर, बहू तू तो आधे हॉल की झाड़ू लगाकर थक हार कर बैठ गई। आजकल की लड़कियों के शरीर में तो जरा भी जान नहीं होती है। सुशीला के ऐसे ताने सुनकर निशा को बुरा लगने लगता है और तभी सुशीला की बेटी रिया बाहर से ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है और थक के सीधा सोफे पर बैठ जाती है। अरे रिया बेटा, क्या हुआ? ज्यादा थक गई है क्या? देख कैसे पसीने से लथपथ हो रही है। क्या बताऊं माँ, बाहर गर्मी इतनी है, ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। पता है, चौक से पैदल चलकर आई हूँ मैं। इसीलिए कह रही थी कि इतनी गर्मी में शॉपिंग के लिए मत जा। अब हो गई ना हालत खराब। चल तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। और अब शाम तक तू आराम करेगी, समझी? अपने और अपनी नंद के बीच में अपनी सास को इस तरह भेदभाव करता देखकर निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं रात में जब निशा घर का सारा काम खत्म करके बिस्तर पर आकर बैठी होती है कि तभी अर्जुन निशा के पैर दबाने लगता है, जिसे देखकर निशा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? कोई पति अपनी पत्नी के पैर दबाता है क्या? अरे तो क्या हो गया? जब एक पत्नी पति के पैर दबा सकती है तो एक पति पत्नी के पैर क्यों नहीं दबा सकता? और वैसे भी शाम से देख रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम लंगड़ा कर चल रही हो। फिर से पैर में दर्द हो रहा है ना? पता था मुझे। अब चुपचाप से बैठी रहो और मुझे पैर दबाने दो। आप कितने ज्यादा अच्छे हैं।
माँ जी कितने ज्यादा खुश होगी यह जानकर कि उनका बेटा अपनी पत्नी की कितनी सेवा करता है, कितना ख्याल रखता है। मैं कल माँ जी को इस बारे में जरूर बताऊंगी। नहीं, माँ को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना चलो, तुम आराम कर लो, मैं भी सो जाता हूँ। अब इसी तरह अगला दिन हो जाता है। निशा सभी को नाश्ता परोस रही होती है कि तभी उन्हें पड़ोस में रहने वाली कमला के घर से लड़ाई की आवाज आने लगती है। अरे तुम लोगों ने भी सच में हद मचा रखी है। सुबह सुबह लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। पूरे मोहल्ले का सबसे लड़ाकू परिवार है यह। जरूर, फिर कमला की बहू ने कुछ किया होगा। जब से इसकी बहू आई है तब से कमला बड़ी परेशान रहती है। बात करूंगी मैं इससे। नाश्ता करने के बाद सुशीला जब कमला के घर जाती है तो देखती है कि कमला गली में ही खड़ी है और अब वो कमला से वही बात करने लगती है। अरे कमला बहन, आज तो तुम्हारे घर में ऐसे सुबह सुबह लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। क्या हो गया? क्या बताऊं सुशीला तुम्हें? तुम्हें तो पता ही है मेरी बहू का हमेशा अपनी मर्जी का ही करती है और मेरा बेटा भी बस उसी के पीछे दो मिलाता है। एक नहीं सुनता मेरी। बीवी ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। अब क्या बताऊं मैं? मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन मैं हमेशा अपने बेटे की लगाम खींच कर रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि मेरा बेटा मेरी बहू का गुलाम बने। सुशीला और कमला की सारी बातें बालकनी में कपड़े सुखा रही निशा के कानों में पड़ जाती हैं, जिसे सुनकर निशा मन ही मन अब मैं समझी कि क्यों इन्होंने मुझे पैर दबाने वाली बात माँ जी के सामने कहने से मना किया था। मैं नहीं जानती थी कि माँ जी की सोच ऐसी है। अब इसी तरह समय गुजरता है और आज रिया को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं। सुशीला जी, हमें तो आपकी बेटी पहली नजर में ही भा गई है। हमारी तरफ से यह रिश्ता तो पक्का समझिए। बहन जी, अभी हमारे सवाल बाकी है। पहले हमें उसके जवाब तो मिल जाए। वैसे नमन, तुम्हारी अपनी पत्नी से क्या उम्मीद है? शादी के बाद वह तुम्हारे लिए क्या करें? इससे पूछने की क्या बात है। हम तो बस यही चाहते हैं कि बहू अच्छे से घर संभाले, हमें 2 रोटी समय से दे दे और घर की मान मर्यादा बनाए रखें। बहन जी, बुरा मत मानिएगा। सवाल मैंने आपके बेटे से पूछा है। आप तो उसके हर सवाल का जवाब खुद ही दे रही हो। बेटा, तुम कुछ बोलो। वैसे भी शादी तुम्हें करनी है। आंटी जी, माँ ने जो बोला मैं बस वही चाहता। बहन जी, हमें माफ करिएगा, हमें ही रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों, क्या हो गया? हम तो आपसे कोई दान दहेज की मांग भी नहीं कर रहे हैं। बेटा भी हमारा इतना पढ़ा लिखा है, परिवार भी छोटा है, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जिस तरह की आप लोगों की सोच है ना, उस सोच के साथ मेरी बेटी नहीं रह सकेगी। अरे मैं अपनी फूल सी बेटी आप लोगों को दूंगी और आप उससे घर के सारे काम करवाओगी। और आप तो छोड़िए, आपके बेटे की सोच भी ऐसी है। मुझे अपनी बेटी के लिए सलिया लड़का चाहिए जो उसे खुद से ज्यादा प्यार करे, उसका ख्याल रखे। मेरा बेटा कौन सा? आपकी बेटी को चाबुक से मारता रहने दीजिए। बहन जी, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे खुद का बेटा जोरू का गुलाम हो। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपकी बेटी में काफी नखरे होंगे। हमें भी ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना है। इतना कहकर कविता अपने बेटे नमन को लेकर वहां से चली जाती है तो वहीं सुरेश, अरे इतना अच्छा रिश्ता निकल गया हाथ से। अरे क्या बुराई थी? शादी के बाद तो लड़की ये सब करती ही है ना। लेकिन पति का भी तो कुछ फर्ज बनता है, समझे आप? इतनी सी चीज की वजह से सुशीला अपनी बेटी का ही रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देती है। बेटा, मुझे तो यह लड़का सही दिख रहा है, थोड़ा मॉडर्न भी है। तुझे कपड़ों में भी कोई रोक टोक नहीं करेगा, बाहर भी आने जाने देगा। और ये देख, इसने तो खाना बनाते हुए भी फोटो डाली है। मैं तो कह रही हूँ, इससे मिल लेना तू। माँ जी, एक बात पूछूं? जब मेरा और अर्जुन का रिश्ता तय हो गया था तो शादी तक आपने हमें एक बार भी मिलने नहीं दिया था, और आज आप खुद रिया को लड़कों से मिलने के लिए कह रही हैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे, लव मैरिज तो करी थी, लेकिन मेरी बेटी तो मेरी मर्जी से शादी कर रही है। इसे इतना तो हक है कि वो अपने जीवन साथी को जान सके। बेटी और बहू में यह अच्छा फर्क कर रही है, और सिर्फ बेटी और बहू में ही नहीं, क्यों दामाद और बेटे में भी इनका फर्क साफ साफ नजर आ रहा है।
बेटा अपनी पत्नी के लिए कुछ कर दे तो वो जोरू का गुलाम और दामाद इन्हें बिल्कुल हीरा चाहिए। इसी तरह समय गुजरता है और आज फिर से रिया को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। रिया छत पर रिश्ता देखने आई आदित्य के साथ खड़े होकर बातें कर रही होती है। वैसे निशा जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे तो घूमने फिरना काफी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं भी अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर करूँ। और हाँ, अगर आपको जॉब वगैरह करनी हो तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी हो तो तब भी आप कर सकती हैं। मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना काफी पसंद है, लेकिन शादी के बाद तो यह सब अलाउड नहीं होगा ना? देखिए, मैं क्या आज के जमाने की सोच रखता हूँ। आपका जो मन करे आप पहन सकती हैं, अब वो ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, और अपने दोस्तों के साथ भी बाहर आ जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, और यहाँ तक कि मुझे तो घर के काम भी आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। आदित्य की खुली सोच से रिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो वही जब इस बारे में रिया सुशीला को बताती है, मैंने तेरे लिए इमली सीखने के रिश्ते देखे, लेकिन एक भी लड़का मेरे दिल को नहीं भाया। सिवाय इसके मुझे तो यह काफी अच्छा लग रहा है। अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। रिया को आदित्य पहली नजर में पसंद आ गया था, इसलिए वह रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और अब कुछ दिनों में रिया और आदित्य की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। और आज रिया और आदित्य की शादी का दिन होता है। अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। आदित्य और रिया जैसे ही फेरे के लिए खड़े होते हैं तो आदित्य रिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर ही फेरे लेने लगता है, जिसे देखकर कुछ लोग हाय हाय, जरा इन दोनों को तो देखो, शर्म नहीं है क्या दोनों में रीति रिवाज का? अरे इन्होंने तो मजाक ही बना दिया है। क्या बुरा किया है? मेरे दामाद ने मेरी बेटी को इतने भारी लहंगे में चलना ना पड़े, इसलिए दामाद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कितना प्यार करता है मेरा दामाद मेरी बेटी को। सुशीला की ऐसी बातें सुनकर निशा को अपने फेरों का समय याद आ जाता है। जब फेरे लेते हुए अर्जुन निशा का हाथ पकड़ने लगता है तो सुशीला, क्या बदतमीजी कर रहा है? तू रिश्तेदार देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाथ पकड़कर फेरे लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह सभी लेते हैं वैसे ले ले। क्या हो गया माँ? और वैसे भी हमारी तो लव मैरिज है, हमने सोचा था कि हम इसी तरह से फेरे लेंगे। अरे तू क्यों हमारी नाक कटवाने में लगा हुआ है? अपनी माँ की वजह से अर्जुन निशा का हाथ छोड़ देता है और अब वह लोग नॉर्मल तरीके से ही फेरे लेते हैं, जिससे निशा को आज काफी बुरा लगता है। इसी तरह अब 2 दिन गुजरते हैं और आज रिया की पग फेरे की रस्म होती है, जिसमें आदित्य रिया के साथ उसके मायके आता है और सभी के लिए ढेर सारी गिफ्ट भी लाता है। और आते ही सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छूता है। अरे दामाद जी, यह आप क्या कर रहे हैं? अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहा हूँ और यह करने से आप मुझे नहीं रोक सकती। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर सुशीला काफी ज्यादा खुश होती है और उसके बाद अब सभी बैठ जाते हैं। मम्मी, यह साड़ी इन्होंने मुझे मुंह दिखाई पर गिफ्ट की थी, और यह डायमंड का ब्रेसलेट पूरे 1 लाख का है। मैं ही तो रिया के लिए इससे भी अच्छा ब्रेसलेट देख रहा था, लेकिन कोई डिजाइन ही पसंद नहीं आया। अब कुछ महीने बाद रिया का बर्थडे है तो फिर इससे भी अच्छा ब्रेसलेट दूंगा। अपने दामाद को अपनी बेटी पर इतना खर्च करता देखकर सुशीला मन ही मन काफी खुश हो रही होती है कि तभी सुशीला की बहू निशा एक साथ चाय और नाश्ता लेकर आ रही होती है, जिसे देखकर अर्जुन उसकी चाय नाश्ता रखने में मदद करता है कि तभी सुशीला, तो यह तो बीवी के आते ही शुरू हो गया। अरे वह खुद भी रख सकती थी चाय नाश्ता। अब मैं क्या बताऊं? दामाद जी आपको हमेशा अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता रहता है, एक काम उसे भुगतान करने नहीं देता। ऐसा भी नहीं है फिर, वो सब कुछ एक साथ लेकर आई थी, अगर गिर जाता तो। चुप कर, मेरी बहू ने तो मेरे बेटे को अपनी बस उंगलियों के इशारों पर नचा रखा है। सुशीला की बातें अर्जुन और निशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वही आदित्य को भी थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से, ऊपर से यह साड़ी, इसमें तो और काम नहीं होते।
इस गर्मी के मौसम में साड़ी संभालते हुए निशा को काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर अर्जुन। अरे निशा, क्या हुआ? तुम्हें बार बार परेशान क्यों हो रही हो? गर्मी में साड़ी में बिल्कुल काम नहीं किया जाता। अरे तो मुझे पहले बता देती ना। हम आज शाम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए गर्मी के हिसाब से कुछ कपड़े ले लेंगे, कुछ फ्रॉक वगैरह देख लेना तुम। अर्जुन निशा से इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सुशीला आती है और अर्जुन की बातें सुनकर। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब बहू इस तरह के कपड़े पहनकर घूमेगी घर में? अगर सिर्फ मेरी बात होती तो चलता, लेकिन घर में तो तेरे पापा भी हैं। अरे माँ, तो क्या हो गया? और जहां तक मैं पापा को जानता हूं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिया भी तो शॉर्ट ड्रेस पहन के घर में घुमा करती थी। एक तो मुझे ये नहीं पता कि तुम बहू को बेटियों से क्यों तोलने लगते हो। अरे ये भी जब अपने मायके में होगी तब ऐसे ही रहती होगी। सुशीला की ऐसी बातें निशा को और ज्यादा निराश कर देती हैं, लेकिन वो बेचारी क्या ही करती। सुशीला और सुरेश हॉल में बैठकर अपनी बेटी की शादी के बाद की घूमने की तस्वीर देख रही होती है, तो वहीं निशा उनके लिए चाय बनाकर लाती है। यह देख निशा, बहू मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। पता है, दामाद जी ने पूरे 20,000 की दिलवाई है। यह ड्रेस शादी के बाद हमारी बेटी के भाग्य खुल गए। दामाद तो हमें बिल्कुल हीरा मिला है। और अगर यही सब इनका बेटा करता तो फिर वो बहू का गुलाम बन जाता। इसी तरह अब समय गुजरता है और आज आदित्य का जन्मदिन होता है, जिसकी पार्टी में निशा के माता पिता भी आए होते हैं। जब अर्जुन अपने सास ससुर के पैर छूता है तो यह देखकर सुशीला का मुंह बन जाता है। अरे समधन जी, हमारे यहाँ बेटे सास ससुर के पैर भी छूते हैं। उन्हें तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्या आपको इतनी भी समझ नहीं? हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। दामाद जी, आइंदा से आप हमारे पैर मत छूइएगा। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? क्या निशा आपके पैर नहीं छूती और मैं उन्हें सास ससुर नहीं बल्कि उन्हें माँ बाप मानता हूँ। मानना और होने में फर्क होता है। तुझे जब चीजों के बारे में नहीं पता तो बोल मत। सुशीला की ऐसी बातें निशा की माँ राधा को भी थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन अब वह क्या ही बोलती। वह सबसे पहले केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाता है, जिसे देखकर सुशीला का मुंह बन जाता है। तो वही जब अर्जुन केक का दूसरा टुकड़ा लेकर सुशीला के पास जाता है तो रहने दे बेटा, वैसे ही सुबह से मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, खाऊंगी तो और बढ़ जाएगा। तुम लोग खाओ आपस में। सुशीला मुंह बनाकर कमरे में आ जाती है तो वही थोड़ी देर बाद जब निशा खाने के लिए सुशीला को बुलाने जाती है तो देखती है कि देखा नहीं आपने कि कैसे उसने केक का पहला टुकड़ा अपनी माँ को खिलाने की बजाय अपनी बीवी को खिलाया। मैं कह रही हूँ कि वो अपनी बीवी का गुलाम बन चुका है। नौकर है वो, नौकर है वो, नौकर उसका। अरे तुम भी ज्यादा ही सोचती हो। अरे वो उसकी बीवी है तो उसे खिलाएगा या तुम्हें? आप तो कहेंगे ऐसा आपको पता नहीं कि मुझे दिन भर क्या क्या सहना पड़ता है। सुशीला की ऐसी बातें सुनकर निशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। इसी तरह अब 1 से 2 महीने गुजर जाते हैं और आज आदित्य ने रिया के नाम पर एक कंपनी चालू की होती है, जिसमें रिया के मायके वाले भी आए होते हैं। अरे जीजा जी, इस चुड़ैल के नाम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? आप भले ही अपनी बहन को कुछ भी बोले, लेकिन मेरे लिए लक्ष्मी है। पता है इनके आने के बाद मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो बस ये इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। देखा भैया, मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं। आई एम सो लकी। मुझे तो बिल्कुल हीरा दामाद मिला है। भगवान करे हर माँ को बिल्कुल ऐसा ही दामाद मिले। सुशीला तो बस अपने दामाद की तारीफों के पुल बांधने लगती है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। आज निशा बाथरूम में बाल्टी भर भर के कपड़े धो रही होती है, जिसे देखकर अर्जुन। निशा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने धोबी का काम शुरू कर दिया है? हाँ, मैं अपने ऑफिस वालों को भी यही का एड्रेस दे देता कपड़े धुलवाने के लिए। आप तो चुप ही करिए। पता है सुबह से कपड़े धोने में लगी हुई हूँ।
मैं अभी थोड़ी देर में माँ जी और पापा जी भी बाहर से आ जाएंगे, तो उनके लिए खाना भी बनाना है। लेकिन इससे आपको क्या, आप तो घूमते रहिए बस इधर से उधर। अरे मैडम जी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अर्जुन निशा के कपड़े धोने में मदद करने लगता है और अब साफ कपड़ों को छत पर ले जाकर सूखने के लिए डाल देता है, जिसे अपनी छत पर खड़ी कविता देख लेती है। तो वही सारा काम होने के बाद अर्जुन निशा के सर की मालिश करने लगता है। आपके हाथों में तो सच में जादू है, सारा दर्द गायब हो गया है। मैं तो कह रही हूँ कंपनी छोड़कर आप कोई मालिश की दुकान खोल लीजिए। दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। तो वही जैसे ही कविता की नजर बाहर से आई सुशीला पर पड़ती है, तो वह सुशीला को रोकते हुए अरे पता है, अभी मैंने तुम्हारे बेटे को देखा, बेचारा छत पर कपड़े सुखा रहा था। तुम्हारी बहू ने उसे अच्छा खासा नौकर बना रखा है। क्या मेरा बेटा छत पर कपड़े सुखा रहा था? कविता की बात सुनकर सुशीला गुस्से से अब सीधा घर में आती है और बिना दरवाजा खटखटाए अपनी बहू बेटे के कमरे में घुस जाती है। बस इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे जन्म दिया था कि शादी के बाद तू अपनी बीवी के कपड़े सुखा सके। अरे क्यों, मर्द जात का नाम डुबाने में लगा हुआ है। पहली बात तो यह कि मैं कोई मर्द जाति का नाम नहीं डुबा रहा हूं, अपनी पत्नी की मदद कर रहा था। और दूसरी बात, आप इस तरह बिना नॉक के मेरे कमरे में कैसे आ सकती हैं? अरे भूलिए मत, अब मैं शादीशुदा हूं। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? माँ जी से तू चुप कर, तूने ही इसे अपना गुलाम बनाकर रखा है। आज तक जिसने मुझसे नजर उठाकर बात नहीं करी, आज वह तेरी वजह से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। सुशीला इन चीजों का कसूरवार भी अपनी बहू को ठहरा देती है। आज आदित्य रिया को शॉपिंग करने एक बड़े से मॉल ले जाता है, जहां से ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों साथ में मूवी देखते हैं और अब एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तो वही उसी रेस्टोरेंट में आज सुशीला भी अपने परिवार वालों के साथ आई होती है और जब वह अपने दामाद और बेटी को देखते हैं। दामाद जी, आप तो मेरी बेटी का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखते हो, इसे अपने हाथों से खाना खिला रहे हो। मम्मी जी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये सब तो मेरा फर्ज है। आदित्य इतना कहता ही है कि सुशीला फिर से उसकी तारीफ करने में लग जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। अर्जुन निशा को मूवी दिखाने के लिए जाता है, लेकिन लौटते हुए उन्हें देर हो जाती है, जिसे देखकर सुशीला इन दोनों पर गुस्सा करने लगती है। यह कोई वक्त है? घर आने का रात के 9 बज रहे हैं और बहू तुझे अपनी कुछ जिम्मेदारी निभानी है या नहीं? बस मौका चाहिए बच्चों पर नाराज होने का। एक तो इतने समय के बाद ये बाहर गए हैं, अगर आने में लेट हो गया तो क्या हो गया? सुरेश के लाख समझाने पर भी सुशीला के मन में बेटे और दामाद को लेकर जो सोच थी वो नहीं बदलती और आज सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी के ससुराल डिनर पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी आराम से बैठी और दामाद किचन में खाना बना रहा है। अरे बेटा, तू यहाँ बैठी है और दामाद जी खाना बना रहे हैं। आज बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मेरा बेटा खाना बना रहा है। फिक्र मत करिए, वो भी अच्छा खाना बनाता है। थोड़ी देर में आदित्य ढेर सारे पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है। ये लीजिए मम्मी जी, ये आज आपके दामाद के हाथ का खाना खाइए, 5 स्टार। होटल के शेफ के हाथ का खाना भूल जाएंगे। तो वही खाना खाने के बाद जैसे ही अर्जुन प्लेट उठाने में निशा की मदद करने लगता है, तो यह देखकर सुशीला, अरे घर में तो तू इसका गुलाम बनता फिरता है, कम से कम अपनी बहन के ससुराल में तो बाज आ जा अपनी हरकतों से। सुशीला की ऐसी बातें आज आदित्य को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है। तो वही कुछ दिनों के बाद जब रिया अपने मायके आती है। क्या बताऊं माँ, ये तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे कोई अकेले काम करने नहीं देते। आए दिन घुमाने ले चलते हैं और गिफ्ट तो पूछो ही मत, पूरा कमरा भर गया है इनके गिफ्ट से। मुझे तो बिल्कुल हीरा दामाद मिला है, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी ऐसा दामाद नहीं मिलता।
सुशीला और रिया मिलकर आदित्य की तारीफ कर रही होती है कि तभी अर्जुन थोड़ी देर पहले जो निशा के साथ बाहर गया था वह घर आता है, जिसे देखकर माँ बता रही थी कि आज भाभी को आप बाइक पर घुमाने ले गए थे। मुझे तो कभी नहीं घुमाया बाइक पर। हाँ, तुझे तो पड़ोसी घुमाते थे ना। भूल गई स्कूल कॉलेज से कौन लाता था तुझे घर? अपनी बेटी को कुछ बोलने की बजाय उल्टा सुशीला का अपने बेटे से मुंह बन जाता था। और आज निशा की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके चलते अर्जुन निशा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। यह देखकर सुरेश, अरे क्या बात है, आज बहू को अपने हाथ से खाना खिलाया जा रहा है। चलो अच्छी बात है, इतना प्यार तो होना ही चाहिए पति पत्नी में। अपने बेटे को बहू को खाना खिलाता देखकर सुरेश काफी ज्यादा खुश होता है। तो वही सुशीला का एक बार फिर से मुंह बन जाता है। अरे पत्नी की इतनी गुलामी भी ठीक नहीं है। आज तो तू इसे ही कहते हाथों से खाना खिलाने लग गया है, कल को जूते चप्पल पहनाएगा। आप भी हद कर दियो। जिस दिन होटल में जब आदित्य रिया को खाना खिला रहा था तब तो आपको काफी अच्छा लग रहा था, और आज मैं अपनी बीमार पत्नी को खाना खिला रहा हूं तो आपको दुख हो रहा है। तू बार बार उन दोनों को क्यों लाता है बीच में? कम से कम आदित्य तेरी तरह अपनी माँ से जुबान तो नहीं लड़ाता। सुशीला की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन अब निशा को सीधा कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अर्जुन अपने फोन में कुछ नेकलेस के डिजाइन देख रहा होता है, जिस पर जैसे ही सुशीला की नजर पड़ती है, हार तो काफी सुंदर है। अगले महीने तेरी बहन का बर्थडे है, उसी के लिए ले रहा है ना? यह तो मैं कि निशा के लिए ले रहा हूं। अगले हफ्ते हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना, उसी पर गिफ्ट करूंगा उसे। बेटा तू क्यों उस पर इतना खर्चा करता रहता है? पैसे जमा करके रख, आगे तेरे ही काम आएंगे। पत्नियां तो बस पतियों के पैसे को ही उड़ाना चाहती है। ऐसा नहीं है, निशा मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती। शादी के बाद यह पहली बार है कि मैं उसे कुछ इतना अच्छा गिफ्ट दूंगा। अर्जुन और सुशीला की यह सारी बातें निशा सुन लेती है। तो वही अब थोड़ी देर बाद जब अर्जुन कमरे में आता है तो देखता है कि निशा रो रही है, जिसे देखकर क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अर्जुन, मुझे वो नेकलेस नहीं चाहिए। मैं माँ जी के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। मैंने कब आपको अपना गुलाम बनाया, कब आपसे आपके पैसे उड़वाए, बताइए मुझे। निशा क्यों? माँ की बातों को दिल पर लगाती हो, उनकी आदत तुम्हें पता है ना? लेकिन फिर भी मुझे हर्ट होता है जब माँ जी बार बार आपको मेरा गुलाम कहती है। जीजा जी रिया के लिए कुछ करे तो वो उनके लिए हीरा, और आप मेरे लिए कुछ करे तो गुलाम। ये क्या बात हुई? निशा की बातें पूरी तरह से ठीक थीं, इसलिए अब उसकी बातों का अर्जुन के पास भी कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजरते हैं और आज रिया गुस्से में अपनी माँ को कॉल करती है। मेरी सासू एक नंबर की खराब औरत निकली। पता है आज वो मुझे क्या कह रही थी कि मैंने अपने पति को गुलाम बना रखा है, मेरा तो हो गया। उनसे झगड़ा और मैंने तो साफ साफ कह दिया इनसे कि अब मैं इनकी माँ के साथ और नहीं रहूंगी। तेरी सास ऐसे निकलेगी मुझे नहीं पता था, लेकिन दामाद जी तो तेरी साइड है ना? हाँ, और अब 2 दिन बाद ही हम अपने दूसरे फ्लैट पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं वहां उनके साथ अकेले सुकून से रहूंगी। ये तो काफी बढ़िया किया बेटा, दामाद भी तेरे साथ है ही, जानकर खुशी हुई है। अपनी बेटी को इस तरह घर छोड़कर जाने की बात पर समझाने की बजाय सुशीला उल्टा उसकी ही बातों पर उसे अप्रिशिएट करने लगती है। तो वहीं आज दूसरी तरफ सुशीला को लेकर निशा के मन में जो भी बातें थीं, वह किसी वोल्केनो की तरह अर्जुन के सामने उमड़ पड़ती है। बस अर्जुन, बस अब बहुत हुआ। अब मुझसे यह चीज और बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम मेरे साथ यह घर छोड़ दो या तो फिर मुझे छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। निशा अपना सारा सामान पैक करती है और मायके चली जाती है। तो वही सुशीला, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि यह लड़की सही नहीं है, लेकिन तूने कहाँ सुनी मेरी। अब कोई जरूरत नहीं है उसे मनाने जाने की। अरे तू मर्द है,
इससे तेरी इज्जत घटेगी, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस तरह तो हमारे बहू बेटे का घर उजड़ेगा। अगर अब इसे अपनी इज्जत प्यारी होगी तो यह नहीं जाएगा, बाकी इसकी मर्जी। अर्जुन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अपनी बीवी को मनाने के लिए नहीं जाता, तो वहीं दूसरी तरफ रिया और आदित्य एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। और आज हर बार की तरह जब रिया आदित्य को रात का खाना बनाने के लिए बोलती है, तब आप गए। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आज आप डिनर में क्या बनाएंगे मेरे लिए? तुम्हारा तो रोज का नाटक हो गया है। अरे मैं ऑफिस से थक हार कर आया हूँ, आराम करने की बजाय अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। आप पहले भी तो बनाते थे ना। इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमेशा ही बनाता रहूं। तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मर्द होकर बाहर का काम करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि घर का भी काम करूं। पहली बार आदित्य का अपने साथ ऐसा बर्ताव देखकर रिया को यकीन नहीं होता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। सुनिए ना, आज कहीं घूमने चले, काफी टाइम हो गया है। जब देखूं घूमना, कभी घर पर टाइम नहीं बिता सकती क्या? आदित्य के ऐसे बदलते रवैये से रिया काफी परेशान थी और आज वह अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। दामाद जी ऐसे तो नहीं थे, तू टेंशन मत ले बेटा, कल तुम दोनों खाने पर आना, फिर बात करती हूँ मैं। अगले दिन आदित्य रिया के साथ उसके मायके आता है, तो वही जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो गलती से खाना परोसते हुए रिया से आदित्य पर दाल गिर जाती है, जिससे वह उस पर गुस्सा करने लगता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या व्हाइट पेंट पर दाल गिरा दी? अब कैसे जाएगा? इसका दाग अंधी हो गई हो। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? पति को शोभा देता है क्या अपनी पत्नी से इस तरह से बात करने का? तो कौन सी बात गलत बोल दी उन्होंने? सही तो बोली है। तुमने तो सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब तुम कुछ दिन मायके में रहो और अकेले रहने दो। आदित्य रिया को उसके मायके में अकेले छोड़कर चला जाता है, जिससे सुशीला को काफी दुख होता है। तो वही आस पड़ोस के लोग घर जाकर बार बार रिया से आदित्य के छोड़ जाने के सवाल करते हैं। सच बता बेटा, तेरे अंदर कोई खोट वगैरह तो नहीं है? तुझे इतना प्यार करने वाला पति एकदम से कैसे छोड़कर चला गया? अपनी बेटी को लोगों से इस तरह ताने मिलता देखकर सुशीला को काफी दुख होता है। तभी उसे एकदम से अपनी बहू निशा का ख्याल आता है। मेरी बहू को भी तो उसके मायके में ऐसे ताने मिल रहे होंगे, कहीं जैसे मैंने अपनी बहू के साथ किया वैसा ही पमल रही मेरी बेटी के साथ, इसलिए तो नहीं हो रहा। बिना देर करे सुशीला अपनी बहू के मायके के लिए निकलती है और देखती है कि घर वाले उसे ताने दे रहे हैं। यह देखकर सुशीला, बहुत हुआ, कोई मेरी बहू से कुछ नहीं कहेगा। चल बहू, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। सुशीला सीधा अपनी बहू को लेकर घर आ जाती है। तो वहीं आदित्य को भी सुशीला घर पर बुलाती है और सभी के सामने निशा से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे, मैं बेटे और दामाद के बीच में फर्क करने के चलते तुझे बहुत तकलीफ दे दी हूँ बहू, और शायद आज इसलिए ही मेरी बेटी और दामाद का रिश्ता खराब हो रहा है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, और आदित्य बेटा प्लीज अपनी पत्नी को वापस ले आओ, वरना लोगों के ताने सुन सुन के वो बेचारी पागल हो जाएगी। सुशीला ऐसी बातें सुनकर सुरेश हंसने लगता है। अरे चलो, मेरी बीवी में अकल तो आई। वैसे प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा। प्लान? कैसा प्लान? यही प्लान कि आप जो दामाद और बेटे के बीच में फर्क कर रही हो ना, वह गलत है। दामाद आपकी बेटी का ख्याल रखे तो वह हीरा, और वही बेटा ख्याल रखे तो वो जोरू का गुलाम। इसलिए हमने यह सब नाटक किया ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। इसका मतलब आप मुझसे झूठी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि गलत तो तू भी थी। तू भी पूरा पूरा अपनी माँ का साथ देती थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मुझे पता नहीं था मम्मी जी कि ऐसी थिंकिंग है। हमें उनकी इस आदत को सुधारना पड़ेगा, वरना आगे जाकर निशा भाभी को और प्रॉब्लम होगी। मैं तो अपनी माँ के ताने सुन सुनकर थक गया हूं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। आदित्य सभी को अपना प्लान बताता है और इसी प्लान के अकॉर्डिंग आदित्य की माँ रिया से लड़ाई करती है। तो वहीं आदित्य का बर्ताव भी बदल जाता है।
दूसरी तरफ निशा और अर्जुन के बीच में हुई लड़ाई भी एक झूठी लड़ाई होती है। ये सिर्फ मेरे और इनके बीच का प्यार है, कोई गुलामी नहीं। जिस तरह आप रिया के लिए इतना सोचती हैं, उसी तरह मेरे लिए भी सोचिए। मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ। आई एम सॉरी भाभी, सच में मैं भी बिल्कुल मम्मी की तरह ही सोचने लगी थी। अब गुस्सा तुम्हारे दिमाग में कुछ या अभी भी पहले वाली सोच है? सुरेश की बातें सुनकर सुशीला को भी अब कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब तो फिर भी नाटक था, लेकिन भगवान ना करे ये सच होता तो फिर क्या ही कर लेती। सुशीला को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। देख सभी काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब आदित्य रिया को खुशी खुशी वापस घर ले आता है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अर्जुन हॉल में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है तो वहीं निशा डस्टिंग कर रही होती है, जिसे देखकर सुशीला, अरे आज तो संडे का दिन है और तुम लोग अभी तक घर पर हो, कहीं बाहर घूम क्यों नहीं आते? माँ जी, ये आप कह रही हैं हम लोग बाहर जा सकते हैं? हाँ बहू, यही उम्र है तुम्हारी बाहर घूमने फिरने की, वरना क्या मेरे और अपने ससुर जी की उम्र में बाहर घूमने के लिए जाओगे? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों और बहू को थोड़ी शॉपिंग भी करवा देना। गर्मी में रोज बेचारी साड़ी पहनती है, गर्मी के हिसाब से कपड़े दिलवा दियो। सुशीला का ऐसा बदलता रूप निशा और अर्जुन दोनों को काफी पसंद आता है।